हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.3। प्रश्नावली 10.3 में जो है आप लोगों को मान के चलिए कि 17-18 प्रश्न है, जिनमें से आप अधिकतम प्रश्नों को क्या है एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अगर थोड़ा ध्यान दें तो आप कई सारे प्रश्नों को कर चुके हैं, बस हमको थोड़ा समराइजेशन कराना है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि दो सदिशों, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। हाँ अब चलिए, अब ठीक है। देखिए दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 यानी करड़ी में 3 एवं 2 है और ए डॉट बी इक्वल टू √6। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप कोण की बात करें तो कोण कहाँ से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा है, केवल कोण दो ही जगह हमको मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है? एक तो मिल जाएगा आपका ए डॉट बी में, भाई ए डॉट बी में मिलता है, और दूसरा आपका प्रक्षेप में मिलता है। प्रक्षेप में भी मिलता है। कैसे? जैसे ए का बी पर निकालते हैं तो वेक्टर ए डॉट बी कैप लिखते हैं, यानी ए बी बाई बी। ओके, और ए डॉट बी को फिर से तोड़ेंगे तो यही वाला तो फॉर्मेट आ गया। लेकिन हमको इतना तामझाम नहीं करना है, यहाँ प्रक्षेप की कहीं बात ही नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे सिंपल काम अपना ए डॉट बी। तो देखिए हमको दिया क्या है, सिंपल। सबसे पहले एग्जाम्पल में ऐसा प्रश्न हुआ है, दिया है कि दिया है ए तथा बी की मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कितना दिया है 2, और कह रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू √6 इतना दिया ही है। तो अब यहीं से हम स्टार्टिंग करना है, तो लिखेंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। भाई यही तो फार्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब या तो देखिए मैं सिंपल आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, अगर कोई वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। या तो सिंपल आप ए लिख दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, या तो आप वेक्टर ए को ही मैग्नीट्यूड का लगा दीजिए एक प्रकार से नोटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू कितना दिया है, आप कहेंगे √6 इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √3 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √6 बाई 2√3। ओके, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं √3 और √2 अपान 2 √3। इसको यहाँ से काट सकते हैं और इसको काटेंगे तो 1/√2 बचेगा। ओके, कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पर है √2 और नीचे है 2, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं √2 बाई, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक 2 से एक 2 कट गया तो यही तो बचा, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिख दिए 1/, चलिए अब ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया 1/√2। ये तो कॉस थीटा की वैल्यू, हमको थीटा निकालना है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। 45 अंश का मान होता है ना, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/2। ओके, ये था आसान सा प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है कि दो वेक्टर दिया है, बोल रहा कि सदिशो ए, नाम तो नहीं दिया है, आई कैप 2j कैप 3k कैप, और ये वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्या कि देखिए माना वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का के कैप। ओके, अब आप अपने जो भी आप फंडामेंटल लगता है, जैसे कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल काम ए डॉट बी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमको चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए का परिमाण इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी आ गया यहाँ से अंडर रूट का 14। उसके बाद अब बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा
अब यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो वही चीज़ सेम ही लिखा है, बस क्रम का फेरा है। देखिए तो ये कितना आएगा √14। अब उसके बाद हमको ए डॉट बी चाहिए। चलिए ए डॉट बी हम फार्मूले में ही रख के निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए कितना, आप लिखेंगे अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ए का परिमाण और बी का परिमाण। ए डॉट बी देखिए तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, आई कैप -2 जे कैप प्लस का 3 के कैप और एनदर ब्रैकेट में 3 आई कैप -2 जे कैप और प्लस का के कैप, और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा देखिए √14 और फिर हो जाएगा √14। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, a1 b1 a2 b2 a3 b3, यही तो है फार्मूला। तो a1 b1 कितना हो जाएगा, देखिए इस एक का मल्टीप्लाई इसके साथ 3 में होगा, एक का मल्टीप्लाई 3 में, तो यहाँ से हो जाएगा 3। इसी प्रकार से इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा तो हो जाएगा प्लस का 4, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 14, क्यों, क्योंकि रूट में था तो दोनों रूट में था तो इसलिए कट पिट के रूट हट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए 4 3 3 6 4 10 बाई 14, यानी 5/7। ये तो कॉस थीटा की वैल्यू है, हमको थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल टू लिख देंगे आप कॉस इनवर्स 5/7। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर, जो कि बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा बस केवल ध्यान देना कि कहाँ पर क्या पूछ रहा है। जैसे अगर कोण कहीं पूछा है तो हम कोण के अनुसार से चलेंगे कि हाँ कोण में क्या पूछा है और हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है कि सदिश i प्लस जे पर सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आप पहले मान लीजिए, मानना क्या है, देखिए क्या मान लीजिए कि माना वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर b इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। अब देखिए हम आपको ये बताएं पहले, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है कि सदिश i प्लस जे पर सदिश का, तो सदिश का यानी इसका मतलब ये हुआ कि सदिश b का, ध्यान से समझिएगा, सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, तो सदिश b का, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि आप चूंकि मान चुके हैं तो आप लिख देंगे कि सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, सदिश a पर प्रक्षेप, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सदिश b का, तो देखिए b तो रहेगा ही रहेगा, a पर है तो a कैप। ओके, यानी इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर b डॉट a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, ये रहा आप लोगों का फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान, यहाँ से समझना केवल ये था कि कौन सा है प्रक्षेप और किसका पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल काम यहाँ से अब तो आप निकाल ही लेंगे, कैसे, क्योंकि भाई आपको ये पता चल गया कि बी डॉट ए निकालना है। तो अब देखिए आप लिखिए, डायरेक्टली लिखिए बी डॉट ए, बी क्या है, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपान, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, इस i वाले का मल्टीप्लाई, i का कोफिशिएंट यानी अदिश घटक क्या है 1, और इस i का अदिश घटक 1, 1 का मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस ही आएगा। देखिए यहाँ -1 यहाँ +1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 अपान में √2, इसका निष्कर्षतः आ गया 0। अब 0 निकलने का क्या मतलब हुआ, कुछ समझे, खैर यहाँ पर तो इतना है आपको बताना है, लेकिन 0 निकलने का क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर हो गया। क्यों, क्योंकि cos 0 अंश, अब देखिए हम आपको बताए थे कि π/2 3π/2, इस चीज पर a डॉट बी की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि cos 90 डिग्री
उसके बाद यानी पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, इस चीज पर कॉस 0 हो जाता है, तो इसलिए इसका प्रक्षेप हम लोग नहीं निकालते हैं, यानी वही हो जाता है। ओके, तो प्रक्षेप ही नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं हम 4 नंबर एग्जाम्पल पर। देखिए सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ये मैं ना बताने वाला हूं सदिश ए का। अब यहां पर अगर हम सपोज कर लें कि माना ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप। ओके, और यहां पर हम लिख दे बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। ओके, तो यहां पर ये बोला कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो आप लिखेंगे कि सदिश सदिश ए का सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वेक्टर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जिस पर निकालते हैं उस पर हम लगा देते हैं बी कैप, यानी यहां से हम लिख देंगे वेक्टर ए और बी कैप का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो हुआ। अब ए डॉट बी आप अपना निकाल लीजिएगा, इसके आगे का काम आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इसके आगे का काम होमवर्क भूलना नहीं है। अब यहां पर हम आते हैं, देखिए 5 नंबर प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न इसको समझिएगा। देखिए यहां पर प्रश्न ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। प्रत्येक क्या है, मात्रक सदिश है। अब मात्रक सदिश दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कुछ नहीं भाई, आपको यहाँ पर निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालिए, देखते हैं कितना आता है। यूनिट वेक्टर निकालने पर अगर मान लेते हैं कट पिट के सब एक आ गया, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये सब के सब क्या चीज है, यूनिट वेक्टर है, यानी मात्रक सदिश है। ठीक है ना, तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब एक काम आप लोग कर लीजिएगा। देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2 i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ओके, ये हो गया आपका वेक्टर ए। ठीक, और यहां पर हम बी भी सपोज कर लेते हैं कि बी इक्वल टू 1/7 3 i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, फिर यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं सी वाले का भी कि 1/7 6 i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि मात्रक सदिश से इस चीज को दर्शाना है, शो करना है, और उसके बाद हमको दर्शाना है कि ये एक दूसरे पर लंबवत है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं क्या चीज कि ये मात्रक सदिश है कि नहीं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए कैप, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो होता है ए कैप का फार्मूला। भाई ए कैप के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए बाई और आप निकाल देंगे क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना है अपना, वेक्टर ए दिया है 1/7 2 i कैप और 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक, इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप ध्यान से बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, हमको मैग्नीट्यूड ही देखना है केवल। भाई अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं, देखिए समझिए, ये तो होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला, सॉरी ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। ठीक है, अब आपसे मैं बोला कि यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश क्या है भाई, जिसका भी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण मैग्नीट्यूड एक हो जाए, उस वेक्टर को हम हमेशा नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर हमको ये वेक्टर प्रूव करना है कि यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव कर दे कि इनका मैग्नीट्यूड एक है, तो काम हो जाएगा। भाई यही तो करना है। अगर हमको इसका निकालना रहता कि यूनिट वेक्टर निकालिए इसके डायरेक्शन में, तब हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको मात्रक सदिश दिखाना, शो करना है, तो बस केवल और केवल हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 1/7 तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट 4 9 13 13 36 49 7, यहाँ आया अंडर रूट 49
बाई 7 यानी 7/7 यानी आ गया कितना 1। हम बोल सकते हैं कि अतः वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक, इसी प्रकार से वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर बी इक्वल टू 1/7। अब देखिए 2 3 6 इसमें भी होगा तो वही काम होगा। 2 3 6 दिख रहा है यहाँ भाई, देखिए 2 2 3 6 2 3 6 तीनों में सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस का हेरा फेरी है, यानी तीनों ही यूनिट वेक्टर है। अब आपको निकालना बस है। आप लिखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7 अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 9 36 और 4, यानी यहाँ आ गया अंडर रूट 49/7, यानी आ गया कितना 7/7 यानी 1। ओके, ए आ गया, बी आ गया। अब हमको सी का भी यही काम करना है। सी इक्वल टू 1/7 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 1/7 और फिर अंडर रूट में देखिए 36 4 फिर उसके बाद 9, यहाँ से आ जाएगा कितना अंडर रूट 49/7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7/7 यानी 1। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर हैं ए बी सी, तीनों के तीनों वेक्टर ये क्या है, ये तीनों वेक्टर ए बी सी क्या चीज है, प्रत्येक मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। ठीक, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये प्रूव कीजिए कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है। अब देखिए एक दूसरे पर लंबवत हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल काम हम ये देखेंगे, तीनों वेक्टर हमको ये चाहिए कि ए बी सी ये क्या चीज है, तीनों के तीनों लंबवत है। तो करेंगे क्या, अरे भाई सिंपल काम, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा है, अगर हमको इसको ये प्रूव करना है कि लंबवत सदिश है, तो अब देखिए ए बी सी हम वेक्टर माने हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये कहें कि देखिए दूसरा प्रश्न जो है लंबवत वाला, इसको हम बोल रहे हैं, हम ये बोले कि यदि सदिश ए तथा सदिश बी लंबवत होंगे यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि ए बी कॉस 0 या ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे प्रूव कर देंगे तो ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसी प्रकार से बी और सी का किस्सा खेल खत्म कर देंगे, वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी डॉट ए हम निकालें, उसका भी 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ तीनों के तीनों वेक्टर आपस में क्या चीज है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें यहाँ पर आप कहेंगे ऐसा है, क्यों हम एक ही दोनों केवल एक ही वेक्टर को दो साथ मल्टीप्लाई नहीं किए, जैसे हम ये भी तो कर सकते थे ए डॉट बी और ए डॉट सी, तो ये परपेंडिकुलर तो होता कि ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू सी, यानी अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर सी है, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर एक ही पैरेलल है, इसलिए हम तीनों को अलग अलग लिए हैं। आया समझ में ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम सिंपल काम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0 करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। अब देखिए ए डॉट बी, तो देखिए 1/7 इंटू 1/7 पहले ही बाहर आप लोग निकाल लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप ए डॉट बी, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 2k कैप। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1/49 तो बाहर आ गया। अब देखिए 2 3 6, भाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में तो हो जाएगा कितना 6, A1 B1 फार्मूला चलता है, 3 6 3 18 और 6 दूना 12, तो ये सिंपल कितना आ गया 0। ठीक, क्योंकि 12 6 18, 18 में से 18 गया 0। इसी प्रकार से आप लोग इसका भी निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा 0। ये आप लोग कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इसको। ये आपको करना क्या है,
सिंपल काम दोनों वेक्टर को रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से ये सी डॉट ए करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0। अब आप लिखेंगे, कर लीजिएगा, ये सब होमवर्क हैं, बहुत ही आसान है, इसलिए करना हमको नहीं लग रहा है कि ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर अब लिख क्या सकते हैं कि चूंकि वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट सी तथा सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। सी डॉट ए में, ठीक है, प्रत्येक का मान कितना आ रहा है, 0। प्रत्येक का मान शून्य है, और अगर प्रत्येक का मान शून्य है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक का मान शून्य है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या चीज, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी और सी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए है, इधर ए वेक्टर है, इसका नाम है ए, तो ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए परपेंडिकुलर टू बी, बी ए कोई है, ठीक है, बी परपेंडिकुलर टू सी, मान लेते हैं ये कोई बी है, बी परपेंडिकुलर है सी, अब उसके बाद बी परपेंडिकुलर टू है सी और सी परपेंडिकुलर टू है ए, यानी ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये 3D वाला काम हो गया, इसीलिए तीनों परपेंडिकुलर तभी हो ही सकते हैं। ठीक, 3D में चला जाएगा, तब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अभी आते हैं हम यहाँ पर, देखिए प्रश्न नंबर 6 पर देखिए यहाँ पर है कि यदि a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए एम बी ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहला काम आपको जो दिया है उसी से सॉल्व कीजिए। दिया क्या है कि a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 8, यहीं से आप स्टार्ट कीजिए। आप तुरंत इसका कीजिए मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, और उसके बाद प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई ए का ए में हो गया और ए का बी में कर लेते हैं, तो बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई हो, रुकिए देखिए जैसे इस ए का मल्टीप्लाई ए में हुआ, फिर इस ए का मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए में, बी का मल्टीप्लाई ए में, ठीक, यानी इसका का, रुकिए हम इसको फिर से करते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओहो, ए बी इक्वल टू 8 था, तो देखिए इसका हम किए क्या है, जैसे ए का मल्टीप्लाई ए में तो ए डॉट ए, ठीक है, फिर उसके बाद इसी ए का मल्टीप्लाई बी में तो माइनस ए डॉट बी। ठीक, अब आते हैं बी पर, तो बी का मल्टीप्लाई ए में तो बी डॉट ए, ओके, माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। ठीक, अब हमको यहां से ये देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर। ये मैं जब आप लोगों को अदिश वेक्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने इस चीज को बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये क्या होते हैं, आपस में होते हैं इक्वली। ए डॉट बी और बी डॉट ए, भाई अदिश गुणन जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए हो जाते हैं इक्वल, यानी ये दोनों बराबर हो गए आपस में, और ये दोनों अगर बराबर तो यानी ये क्या हो जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 0। भाई ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि a का मान है 8b, ओके, तो यहां पर हम इसका होल स्क्वायर है तो लिख क्या देंगे, देखिए 8b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहां से कितना आएगा, 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब उसके बाद यहां से आ जाएगा सिंपल काम 63 बी स्क्वायर इक्वल टू 8, फिर यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63। अब 8/63 आ गया, अब इसको हम लिख देंगे बी इक्वल टू
बी इक्वल टू होल स्क्वायर है ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो √8 और √63, 21×3 = 63 होता है, तो यानी 7×9 = 63। तो इसको लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिख सकते हैं 3√7, क्योंकि 3×3 = 9, 7×3 = 63, 3√7। ये तो आया वेक्टर बी का मान। ओके, हमको ए का भी चाहिए, तो ए इक्वल टू कितना दिया है, ए इक्वल टू देखिए क्वेश्चन में गिवन डेट है 8√8 और वेक्टर बी का मान, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 8 2√2/3√7, तो यहाँ से हो गया 16√2 और उसके बाद 3√7। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ सब कुछ गिवन डेट था, यहीं से हमको स्टार्टिंग करना था। ये एक लाइन में आप यहाँ पर इसको उतार लीजिएगा कि ए गिवन डेट है यानी दिया है। ठीक है, तो 6 प्रश्न तक तो हो गए। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, आप करेंगे क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम 3a - 5b डॉट 2a + 7b। ठीक, तो इसको जब हमको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे इसका, तो इसको लिख क्या सकते हैं, तो सिंपल काम अगर देखें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में, अब ये मत कहिएगा कि जैसे हम इसका डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि 3 दूना 6 - 35, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, ये वेक्टर है। ओके, तो इसलिए इसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 3 दूना हो जाएगा देखिए 6 ए डॉट ए। ओके, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई 7 वाले में, 7 × 21 ए डॉट बी। ठीक, फिर यहां से हो जाएगा -10 बी डॉट ए, फिर यहां से हो जाएगा -35 बी डॉट बी। फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 6 और ये अगर मल्टीप्लीकेशन में 2 बार है तो इस तरह से लिख सकते हैं 21 ए डॉट बी 10 बी डॉट ए यानी 21। अब आपको पता होगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों आपस में होते हैं इक्वल। ये लाइन लिखने के बाद आप 21 में से 10 को घटाकर +11 ए डॉट बी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली -35 बी का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको इतने पर ही यहाँ पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर यानी 8 नंबर। देखिए 8 नंबर है कि दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। अब देखिए इनके परिमाण क्या है, आपस में समान है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो जो दिया है पहले इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि जो भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही है, पहली बात। दूसरी क्या दिया है कि इनके बीच का कोण यानी थीटा दे दिया है कितना, 60 डिग्री इक्वल टू π/3। फिर दे दिया है कि इनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी इक्वल टू कितना दे दिया है 1/2, ये भी गिवन डेट है। फिर कह रहा है कि अब आप निकालिए कि ए का और बी का परिमाण क्या होगा, ए के निकल जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो आप सबसे पहला ए डॉट बी को उठाइए और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू 1/2। ए और बी दोनों सेम है, तो आप यहां से अगर एक को एक्स माने, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम, कुछ मान भी ले तो कितना मान लेते हैं, मान लीजिए कि हम इसका मैग्नीट्यूड एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम एक्स है, तो इसका दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर माने एक्स तो, और अगर ना माने तो डायरेक्टली हम इस तरह लिख सकते हैं ए और यहाँ भी ये कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री। अब 1/2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 यानी 1/2। अब 1/2 1/2 खत्म,
तो यानी मैं इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 1 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब अंडर रूट से हम कुछ निकाले हैं, अंडर रूट से कुछ भी निकालेंगे तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा, निगेटिव में आएगा तो अपने आप वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1। ठीक, बहुत ही आसान था। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि ए एक मात्रक सदिश है। भाई ये तो आंसर ही दिख रहा है सीधे, आप लोग अगर एग्जाम्पल में किए होंगे तो कर लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि ए मात्रक सदिश है, यानी यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप चलिए क्वेश्चन को उतारिए सबसे पहले। तो आप लिखेंगे x माइनस ए और x प्लस ए, ओके, इक्वल टू 12। अब यहाँ से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वेक्टर x डॉट x और प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट x माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। अब x डॉट x यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर x का मॉडुलस का x स्क्वायर, और a डॉट x डॉट ए दोनों सेम है इसलिए ये कट पिट गया, माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, आप कहेंगे 1, तो यानी यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस का 1। डायरेक्टली यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दिए, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हो गया ये 13 और x वेक्टर का मान हो गया अंडर रूट 13। ठीक है ना, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न ये दिया है कि वेक्टर ए, देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप सॉरी बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए ए प्लस लैम्डा बी का मान ज्ञात करेंगे और सी पर लंब है बोला तो सी का मान लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ओके। और तो और वेक्टर सी का मान भी दे दिया है 3 आई कैप प्लस जे कैप, ओके। फिर कह रहा है कि एक वेक्टर और निकालिए ए प्लस लैम्डा बी। तो ए प्लस लैम्डा बी का तात्पर्य ये हुआ कि ए प्लस लैम्डा बी, ओके, हमको ये ए प्लस बी लैम्डा फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, जब ए प्लस बी लैम्डा हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल काम, यहां से देखिए अब ए तो आ जाएगा, देखिए 2 प्लस लैम्डा बी, तो लैम्डा और बी का मान कितना है, आप कहेंगे कि -1 है, भाई यही तो है, देखिए बी का मान माइनस आई कैप है ना स्टार्टिंग में ही। तो यहां से जब इसका मान हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ इस प्रकार आएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, ओके। ध्यान से समझिए कैसे हुआ है, जैसे चलिए एक लाइन हम खुद स्टार्टिंग से कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी यानी माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, ये 3 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से अब देखिए जब इसको हम लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 और प्लस का लैम्डा के कैप, ओके। यहां से देखिए इतना हमने निकाल लिया, 2 माइनस लैम्डा आई कैप
2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर प्रश्न में ये बोला है कि ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ओके, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किससे, वेक्टर सी के। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान 0 हो जाएगा। और जैसे इन दोनों का मान 0, इसका मतलब ये हुआ, पहले ये वेक्टर तो लिखें, चलिए 2 माइनस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 3 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब तो सीधे दिख रहा है, आई कैप का यहाँ पर है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आई कैप का है यहाँ, आई कैप का यहाँ भी साथ देने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, और प्लस इसी प्रकार से जो 2 का भी जे का भी साथ देने वाला है, इस प्रकार से के वाले का नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन हो गया 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 माइनस 3 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू का मान 0। अब यहाँ से आ गया माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8, यानी लैम्डा बराबर 8। ठीक है ना, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, हमको केवल ये समझना था यहाँ पर कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कौन सा वेक्टर को यहाँ पर आपको सपोज करना है, और कौन सा वेक्टर ए प्लस बी लैम्डा वेक्टर जो है सी के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा यानी उसका मान क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन उसका 0 होगा। ठीक है, ये चीज हमको जानना था, ये हो गया। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। ये देखिए, ये प्रश्न है कि दर्शाइए कि, देखिए प्रश्न देखिए कि सो डैट दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर मतलब शून्य नहीं है, दो शून्येतर सदिशों ए और बी के लिए ए प्लस बी यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, और यही चीज सेम यहाँ है लेकिन बीच में माइनस है, पर लंब है। इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए, पर लंब है, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको हर हाल में कितना लाना है, 0। हमको लाना कितना है, 0। अब इसको करेंगे कैसे, चलिए देखिए कि इसको हम क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि, चलिए इतना है, हम ये देखते हैं कि जो चीज दिया है, अब जो चीज हमें यहाँ पर दिया है उसके अनुसार तो ये होना चाहिए कि ए का मैग्नीट्यूड बी, बी का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, ये वेक्टर, और उसके बाद ये वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ले लें हम, ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, बशर्ते ये इसका मान होना चाहिए 0। ठीक है, और अगर इसका मान 0 होना चाहिए, भाई यही तो दिया है, लंब है ना, लंब है का मतलब 0। आप एक लाइन और इसको बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पर लंब है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हैं, पर लंब है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान होना कितना चाहिए, फिर इसी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, इसी का मान क्या होना चाहिए, फिर 0, फिर इसी का मान 0 होना चाहिए। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे हम अभी तक क्या देखे हैं कि इसको लिख क्या सकते हैं, इसको समझिएगा। जब इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन करके, तो देखिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। इसका एक बार पकड़ेंगे, इसको इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, फिर एक बार इसको हम यहाँ ए वाले, जब इसका काम खत्म हो जाएगा फिर आएंगे इस पर, इस पर ये वाले का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो सबसे पहला काम हम ए वाले से शुरू करते हैं। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम देख रहे हैं दोनों सेम है, यानी कुछ इस प्रकार से होगा, मैग्नीट्यूड एफ ए का होल स्क्वायर, और बी डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं। देखिए ये इतना चीज आएगा, सिंपल काम।
अब दोनों में प्लस माइनस है तो बीच में पहले ही माइनस लगा दो। अब देखिए यहां पर आएगा क्या, ए, ओके, और फिर उसके बाद बी भी लिख देते हैं साथ में, बी, और फिर बी ए, यही तो आएगा, बीच में ये नहीं रहेगा, बीच में ये चीज नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, बी वेक्टर, और यहां पर थोड़ा ये दूर हो गया, इसको पास लिख देते हैं, ए वेक्टर, ओके। ये चीज इतना आ गया। फिर अब दूसरे वाले नंबर लगाएंगे, जब दूसरा वाला आएगा तो देखिए क्या चीज हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए बी, ठीक है, ए डॉट बी, भाई यही तो होगा, ए डॉट बी या बी डॉट ए। मैं दोनों को इसलिए हटा दिया हूं क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इस चीज को लिख भी सकते हैं, ए डॉट बी या बी डॉट ए, क्योंकि दोनों अभी सेम हो जाएगा, लास्ट में कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस, अब देखिए यहां जब लिखेंगे तो बी का स्क्वायर और ए डॉट ए, ओके, ये इस प्रकार से होगा। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये तो सिंपल काम है। माइनस ये दोनों तो वैसे ही कट गया क्योंकि बी ए ये दोनों आपस में सेम है, और माइनस ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए इसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ओके। अब इन दोनों को जैसे ही हम घटाएंगे, ये दोनों हमें आपस में क्या मिलेंगे, सिंपल काम, ये दोनों आपस में हमको मिल जाएंगे जीरो। भाई ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें तो हमको ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में सेम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट के जीरो हो जाएंगे, ठीक। यहां से कितना आ जाएंगे, जीरो, ठीक। तो अगर जीरो आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो दोनों सदिश है एक दूसरे पर लंब है, अतः दोनों सदिश, अतः दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, ठीक है ना। बहुत ही इजी प्रश्न था, आपको बस ये समझना था कि यहाँ पर जो भी चीज लगा है वो केवल ए डॉट बी का और बी डॉट ए का खेला था। यहाँ पर अब देखिए यहीं पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इसको मैं मल्टीप्लीकेशन ही करूँ तो देखिए ए डॉट बी, भाई ए डॉट बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट है, यहाँ बी डॉट ए, तो दोनों कट पीट के सेम ही आएगा, ठीक है। तो यानी जो भी खेला यहाँ पर चल रहा है वो मल्टीप्लीकेशन, वो सब अदिश के लिए ही काम हो पा रहा है। अगर अदिश ना रहे तो ये चीजें आपस में नहीं ही हो पाते, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए अगले आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 यहां पर क्या दिया है कि ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, और फिर उसके बाद दे रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ध्यान से समझिए। यहां पर दिया क्या है कि सॉरी क्या दिया है, देखिए ए डॉट दिया है, दिया क्या है, देखिए ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद क्या दे रहा है कि और ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अब आप लोग ध्यान से समझिए। अगर ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए डॉट ए इक्वल टू जीरो है, तो यहां से अगर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इतना लिख सकते हैं। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू निकल गया कितना, जीरो निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर जब ए डॉट बी हम देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू दिया है हमको जीरो, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना दे रहा है, जीरो। तो वेक्टर बी जो है वो कुछ भी होए, अगर भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान जीरो दे रहा है तो वेक्टर बी यहाँ पर कोई भी वेक्टर कुछ भी हो जाए, तो वेक्टर बी अगर कुछ भी हो रहा है तो अपने आप जीरो। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अतः जो वेक्टर बी है, अतः वेक्टर बी
कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है आप बता सकते हैं? कोई भी सदिश हो सकता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वेक्टर ए, अब देखिए ए डॉट ए का मतलब ही क्या हुआ भाई, ए डॉट ए का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना दे रहा है 0। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो गया तो ए डॉट बी के मल्टीप्लीकेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही दोनों काम होता है। और ए का मान अगर 0 हो गया तो बी चाहे जो वेक्टर हमने अपने आप 0 होगा। या तो भाई आप जी, अब देखिए कोई भी सदिश हो सकता है, क्या मतलब शून्य सदिश भी, बिल्कुल शून्य सदिश ले लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। तो यानी आप दोनों में से कोई भी एक वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 13 क्या बोला है कि यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो सॉल्व में अगर हम चलें तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, यानी हल में अगर देखें तो क्या दिया है। आप कहेंगे कि ए बी सी, पहली बात तो मात्रक सदिश है, ए बी सी क्या चीज है, एक मात्रक सदिश है, ये तो हमें पहले से ही यहाँ पर मात्रक सदिश है, ये चीज हमें पहले से यहाँ दिया हुआ है सॉरी, मात्रक सदिश है। ठीक, अगर मात्रक सदिश है तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा, एक आ जाएगा अब देखिए, अब हमको ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहीं से हमको पूरा अपना खेल शुरू करना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मान कितना दिया है 0। अब यहां से देखिए a प्लस डी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर हम कुछ थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, चाहे जिसको एक किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें ये देखा कि हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि a डॉट बी, यही ना प्रूव करना है भाई कि a डॉट बी और उसके बाद b डॉट सी डॉट ए। तो एक काम करें, a डॉट बी अगर यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरह हम पहुंचा दिए तो अगर हम क्या ही कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ निष्कर्ष हमारा निकल जाए। तो आप कहेंगे ऐसा है, एक बार यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करा दें ए के साथ, भाई इसमें अगर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करा दें तो क्या मिलेगा हमको, ए डॉट ए प्लस बी वेक्टर माइनस, यहाँ माइनस बाहर कर दें ए डॉट सी वेक्टर, और इसको अगर हम निष्कर्ष निकालें तो क्या ही निकल सकता है। देखिए जो आपका जो आपका डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सिंपल जो आपका वितरण नियम होता है इस चीज को होल्ड करता है। मैंने आपको बताया था किसी एक लेक्चर में बताया गया है, जब आप डॉट प्रोडक्ट के बाद वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां हमने बताया कि वितरण नियम को होल्ड करता है। यानी यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ओके, और इक्वल टू माइनस का ए डॉट सी। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको लिख सकते हैं सिंपल काम, ए डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी इसका मान तो 1 होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपल काम, ए डॉट बी वेक्टर और ए डॉट सी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर और ए डॉट सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, सिंपल काम ए डॉट बी और ए डॉट सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0। ठीक, ये आ गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर। अब अगर देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ गया।
ठीक, इसको एक बार के लिए थोड़ा सा हम सही से अगर लिखना चाहें तो ए डॉट सी वेक्टर। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि जो समीकरण नंबर एक था हमारा, समीकरण एक में हम पुनः अभी किससे मल्टी डॉट करवाएंगे, बी के साथ करवाएंगे। तो अगर बी के साथ हम करवा रहे हैं तो देखिए पुनः समीकरण नंबर एक से अगर चले तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। ये समीकरण नंबर आपका एक था, इसमें हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दे तो बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी डॉट सी। ये हो गया, क्या किया हमने सिंपल बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी और यहां से आ जाएगा माइनस बी डॉट सी और यहां से आ जाएगा देखिए बी डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू माइनस बी डॉट सी। और यहाँ हमको चूंकि पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर भी कितना आएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी डॉट ए प्लस यहां से अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल टू हमने जो जीरो लिखा है इसको देखिए थोड़ा ध्यान से भाई, एक यहाँ जो यहाँ का था एक जैसे देखिए यहाँ पहले इसको समझिए बी डॉट सी इक्वल टू माइनस एक, ये चीज आएगा ना इक्वेशन नंबर तीन। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर दो में यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर आपका माइनस एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ एक जो आपका होल स्क्वायर है ये ट्रांसफर होकर के एक में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ से आ गया। अब अगर हम फिर चलें समीकरण नंबर एक से, क्योंकि अभी हमको एक का और डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो अगर हम थोड़ा एक चीज और एक सेकेंड, चलिए देखिए अगर हम फिर समीकरण नंबर एक को उठाएं तो अपना क्या था समीकरण नंबर एक, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर, सी के साथ करा देते हैं मल्टीप्लीकेशन तो सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी डॉट सी। अब यहां से हो जाएगा देखिए सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा देखिए सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू, ये कितना आएगा आप कहेंगे माइनस एक का स्क्वायर यानी माइनस एक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि ये सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक है। अब आप ये देखिए तीनों इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर इसे बोल सकते हैं चार ना, जो इक्वेशन नंबर आपका दो तीन और चार है, अगर दो तीन चार इक्वेशन को हम जोड़ दें, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर दो तीन और चार को जोड़ने पर तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जोड़ने पर आपको सिंपल काम मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर दो क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, अब इस पे आइए बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और प्लस सी डॉट बी और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का तीन। ओके, अब आप पूरी जगह देखेंगे, देखिए ए डॉट बी डॉट ए डॉट सी डॉट ए, बी डॉट सी डॉट बी। अगर मैं स्टार्टिंग में ही बोलता कि आप सीधा कर लीजिए तो आप कहते हैं ऐसा क्यों, तो यहाँ पर हम जोड़ने के लिए हम तीनों को क्या करेंगे सिस्टमेटिक से कर लेंगे, यानी ए डॉट बी में ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए तीन, सॉरी तीन कहां से आएगा, दो आएगा, दो ए डॉट बी। अब लिखना पड़ेगा एक बार, चलिए लिख देते हैं कैसे, कुछ लोग होंगे भाई समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है ए डॉट बी, अब देखिए इस बी डॉट ए को हम ट्रांसफर कर लेंगे ए डॉट बी में तो प्लस ए डॉट बी प्लस, अब आते हैं बी डॉट सी, अब सी डॉट बी को हम क्या कर लिए बी डॉट सी कर लिए, बी डॉट सी प्लस अब सी डॉट ए
और ए डॉट सी को हम सी डॉट ए ही कर लिए, ठीक, इक्वल टू -3, यानी यहाँ पर 2 को लेंगे कॉमन तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू -3, यानी यहाँ पर जो अपना वैल्यू निकलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर। देखिए कुछ लोग कंफ्यूजन इस बात के लिए लेकर होंगे कि हम दो से हम यहाँ पर सी को ट्रांसफर क्यों ही करें। अगर आप सी को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो देखिए कोई बात नहीं, आप ए को ट्रांसफर कर लीजिए, बी को कर लीजिए, लेकिन किसी एक को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं भी करते हैं, मान लीजिए हम नहीं करेंगे भाई, हम किसी किसी वेक्टर को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आप किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको मल्टीप्लीकेशन फिर भी करना ही पड़ेगा ए बी सी के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है, देख रहे हैं कि अब बाई प्रोडक्ट है, दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। अगर आप डायरेक्टली ए बी सी में, ध्यान से यहाँ पर समझना है आपको, इस नंबर खाली जगह पर अगर आप ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर था, ओके, और अगर मान लेते हैं कि हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिए तो हमको क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि यहाँ मिल जाएगा ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ वितरण नियम को होल्ड करता है और ये 0। ए डॉट ए वाले को हम ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट सी और इक्वल टू आ जाएगा -1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बताइए ए डॉट बी और ए डॉट सी, इस इक्वेशन में और इक्वेशन नंबर 2 में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर तो हम अपने आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा और जल्दी काम हो जाए, ठीक है ना, बस इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम 14 नंबर पे। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू 0 अथवा b इक्वल टू 0 तब a डॉट b इक्वल टू 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसको समझिए, यदि a इक्वल टू 0, ठीक, दिया क्या है यहाँ पर समझिए, जो दिया है इसको समझते रहिए। दिया क्या है? दिया है, दिया है, देखिए कि a इक्वल टू 0, यानी जब a का मान क्या हो गया? 0 हो जाए, या b का मान 0 हो जाए। अगर a का मान 0 हो गया और b का मान 0 हो गया तो हम ये बोले कि a डॉट b क्या हो जाएगा? a डॉट b अपने आप 0 होगा। भाई यदि a का मान या तो 0 हो गया या तो b का मान 0 हो गया तो a डॉट b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका विलोम कह रहा है, इसका विलोम का तात्पर्य ये हुआ कि अगर a डॉट b आपको 0 दे दिया है, ये यहां तक समझ गया ना किस्सा, कि अगर कोई वेक्टर है 0 हो गया और दूसरा वेक्टर 0 नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके कहने का तात्पर्य है कि अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाए, a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाए तो आप ये बताइए कि इसका जो a और b में से है कोई अगर एक घटक 0 नहीं हो रहा तो भी काम हो जाएगा। नहीं समझे? समझिए, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि a इक्वल टू 0 हो जाए या तो b इक्वल टू 0 हो जाए तो a डॉट बी अपने आप 0 मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। अगर a डॉट बी 0 हो जाए तो क्या ये आवश्यक है कि a या b में से कोई एक 0 हो? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। a डॉट बी अगर कोई एक नंबर ले ले और उसको हम चाहे अगर इस प्रकार से सेट कर दें कि a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यही ये पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो हम क्या करेंगे, a डॉट बी एक कोई एग्जाम्पल लेकर इनको हम सेटिस्फाइड करा देते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि कोई एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना वेक्टर a इक्वल टू अब देखिए आपको ऐसा वेक्टर सेट करना है जिसका मॉड्यूलस ले, यानी a डॉट बी ले तो अब 0 आ जाए, a डॉट बी ले तो कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो देखिए सिंपल काम आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूं मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप 2j कैप और प्लस का के कैप। ओके, ये कोई एक ए वेक्टर ले लिया। अगर हम कोई वेक्टर बी ले रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, मान लेते हैं हम कि इसे कितना कर दे,
मान लेते हैं जैसे, चलिए अगर इसको 2i कर दें, 2i कर दें, ठीक है, और 2i कर दें प्लस इसे j कर दें तो कितना है, और माइनस का इसे कर दें 4k कैप। ओके, तो 2 + 2 - 4, चलिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों वेक्टर का मान लीजिए क्या लेते हैं, अब एक चीज और हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी इसका कितना आएगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 5 1 √6 आ गया। ठीक, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 16 4 20 21 आ गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम ए डॉट बी ले तो कितना आएगा, आप कहेंगे a1 b1 यानी आ गया 2, a2 b2 2, a3 b3 4, कितना आया 0। अब आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि अतः रहेगा, ओहो, अतः a डॉट बी इक्वल टू 0 तो है, अतः a डॉट बी इक्वल टू 0 है, ठीक, परंतु ना तो a 0 है, परंतु वेक्टर a बराबर नहीं है 0 के, और तो और वेक्टर b भी बराबर नहीं है 0 के। आया समझ में ना, इसका यही आपका प्रश्न ही था कि उल्टा करने पर क्या होगा। ठीक, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल नंबर 15 है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, प्रश्न नंबर 15, कितना प्रश्न है, चलिए 1 2 3 4 प्रश्न है। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABMC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 दिया है, ठीक, तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। अब एंगल ABC अगर ऐसे ही आपको दे दिया जाए कि एंगल ABC ज्ञात कीजिए तो आप कभी कर ही नहीं सकते। अब किस एंगल का, जैसे हम आपको ये समझा दें, पहले चलिए हम थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाकर लेकर समझाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से आपको दे दिए कि ABC, अब ए का मान दे दिया कितना 1 2 3, ठीक, और बी का मान मान लीजिए -1 0 0, और यहाँ पर सी का मान 0 1 2। हम आपसे ये पूछे कि एंगल ABC ज्ञात कीजिए, ABC आप जान तो रहे हैं कि एंगल बी ही ज्ञात करना है, लेकिन क्योंकि एंगल बी बीच में है, लेकिन आप कौन सा निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको हिंट में दे दिया कि एंगल ABC सदिशो ये BA और BC के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप शांति मार के यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, देखिए पहली बात तो आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो और भी बेहतर है, और अगर आप पोजीशन वेक्टर ना भी निकालते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए निकाल लीजिए आप क्या चीज, BA और BC। तो आप निकालेंगे BA और BC, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ए की स्थिति सदिश हम मान लेते हैं। जैसे देखिए हम ये भी समझ लिए कि एंगल ABC हमको निकालना था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि वहां पर कोई एक ओरिजिन पॉइंट O को मानेंगे, तब तो जाकर हम यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम कि माना O क्या है, O मूल बिंदु है। अगर आप इसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर नहीं निकालते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मूल बिंदु है, ठीक है, इतना हमने कर लिया। तो ए का जो है पोजीशन वेक्टर यानी ए का स्थिति सदिश क्या चीज हो जाएगा, ए का स्थिति सदिश क्या आएगा, देखिए आई कैप 2j कैप और 3k कैप, यानी इस वेक्टर का नाम हो जाएगा OA वेक्टर। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं OB वेक्टर। तो OB वेक्टर जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सिंपल काम OB वेक्टर माइनस आई कैप। इसी प्रकार से आप OC वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे जे कैप और प्लस का 2k कैप, यही तो आएगा। अब यहाँ से आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको क्या जो चीज निकालना है, जैसे BA और BC,
आप निकालेंगे बी ए इक्वल टू, बी ए का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी करेंगे, ध्यान रहे, तो बी ए इक्वल टू ए माइनस बी, यानी एक माइनस माइनस एक, तो यहां से सिंपल क्या क्या चीज आएगा, देखिए 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, यही तो आएगा, क्योंकि भाई हमको बी ए में से घटा रहा है तो हमको इतना ही मिल रहा है, बी ए निकल गया। और जब आप निकालेंगे और कौन सा, बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर तो कितना आएगा, आप कहेंगे बीसी वेक्टर निकालेंगे तो सिंपल काम, 0 माइनस माइनस एक यानी आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 2k कैप, यही तो आएगा। अगर इतना हमने निकाल लिया तो यहां से अब हम देख रहे हैं कि ए भी निकल, ओ सॉरी, बी ए निकल गया और बी सी वेक्टर निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, इनके बीच का ये कोण चाहिए, तो कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। भाई आप तुरंत लिखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट यहाँ पर ए और बी हमको पता ना है तो हम क्या करेंगे, इसका नाम ही लिख देते हैं। तो हमको कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ए बी सी, तो आप लिख देंगे कि कॉस ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए कॉस ए बी सी इक्वल टू बी ए वेक्टर और बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ये हमको चाहिए। यहां से हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए बी ए कहां पर है, यहाँ पर 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट आई कैप जे कैप प्लस का 2k कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, तो बी ए का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे बी ए यानी भाई अंडर रूट, बी ए बैचलर ऑफ आर्ट नहीं हुआ, बी ए का मतलब हो गया देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और फिर जब हम इस चीज के लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए बी सी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा भाई, आई कैप का आई कैप के साथ तो 2 2 6 बाई, और तो और कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा देखिए अंडर रूट का 4 4 4 8 9 8 17 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 2 2 4, तो और यहाँ पर आ जाएगा 10 बाई अंडर रूट 17 और अंडर रूट 6, यही तो आएगा। तो 17 चक्कर कितना होता है, 102 होता है ना, तो आप अभी लिख सकते हैं कि 10 बाई अंडर रूट 102, यानी अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बाई 1√2। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आप ये समझ लीजिए कि किन दो भुजाओं की बात हो रही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर भुजा की बात ना हो तो। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं, ये कैसे होगा बताइए। आप कहेंगे ऐसा है अगर हमको संरेख दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल काम, एक काम कर सकते हैं, हम ये प्रूव कर दें कि जो भी अपना वेक्टर आ रहा है, जैसे ये तो ए बी सी है, अगर ए बी बी सी सी ए तीनों वेक्टर अगर सेम सेम वेक्टर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज तो सेम है, ये चीज आ जाएगा। भाई यही काम करेंगे ना, मान लीजिए कि ए है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर भी अगर साथ में लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि बिंदुओं की स्थिति सदिश, बिंदुओं ए बी सी की स्थिति सदिश, ए बी सी की स्थिति सदिश क्रमशः बिंदुओं ए बी सी की स्थिति सदिश, सॉरी, ए बी सी की स्थिति सदिश क्रमशः स्थिति सदिश क्रमशः क्रमशः क्या आ जाएगा, देखिए सिंपल काम, ए का आई कैप 2j कैप और प्लस का 7k कैप, यही तो आएगा। और बी वाले का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप, ये आ जाएगा। और तथा 3i कैप 10j कैप और माइनस का k कैप। ओके, ये आ गया क्या चीज,
कि बिंदुओं का क्या निकला है, अभी तो यहाँ पर जाकर अब निकला पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर क्या चीज, पोजीशन वेक्टर के बाद निकालेंगे हम वेक्टर। कौन कौन सा वेक्टर, ये तो कोई एक पोजीशन वेक्टर निकल गया तीनों। अब पोजीशन के वेक्टर के बाद हमको चाहिए ए बी बी सी सी ए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से ए बी वेक्टर। तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर कितना आएगा, आप कहेंगे ए बी वेक्टर इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करेंगे तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा भाई, यही तो होगा, ये बी और ये ए। तो बी माइनस ए करने पर 2 माइनस 1 यानी आई कैप प्लस 6 माइनस 2 यानी 4 जे कैप प्लस 3 माइनस 7 यानी माइनस 4 के कैप, यही तो आएगा। यहां से इस चीज को मैं लिख सकता हूं, लिख कुछ नहीं सकता हूं, इसी प्लस माइनस को माइनस कर देता हूं बस। ठीक, ए बी आ गया। फिर हमको चाहिए बी सी वेक्टर। तो बी यहां पर है, ये भाई सब बी है और ये सी है, तो बी सी यानी सी माइनस बी, 3 माइनस 2 यानी आई कैप प्लस 10 में से 6 गए 4 जे कैप और माइनस के माइनस तो माइनस 4 की कैप। देखिए दोनों वेक्टर अभी तक सेम सेम आए हैं कि नहीं, दोनों सेम आए हैं, यानी ये संरेख दो तो निकल गए। अब हमको चाहिए ए बी बी सी। अब एक वेक्टर और निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर, सी ए भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ए सी सी ए कुछ भी निकालिए। तो ए सी वेक्टर हम अगर निकालें तो हम ये देख रहे हैं कि ए सी, देखिए ए यहाँ पर है, ए सी तो सी माइनस ए, तो हम यहां से करें तो 3 माइनस 1 यानी 2 आई कैप और 10 माइनस 2 तो प्लस 8 जे कैप और माइनस के माइनस तो माइनस 8 के कैप। अब यहाँ पर हम 2 को ले सकते हैं कॉमन, तो आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी बी सी और सी ए एक ही सदिश जो है, ठीक है, हमको ये क्या मिल रहा है कि अर्थात वेक्टर ए बी बी सी, ए बी बी सी और, ठीक है, ए बी मिल गया बी सी मिल गया और ए सी वेक्टर जो है वो तीनों के तीनों एक ही सदिश, एक ही सदिश, एक ही सदिश आई कैप 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, एक ही सदिश आई कैप 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये तीनों के तीनों को क्या कर रहा है, निरूपित करता है, को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अतः ए बी सी संरेख है, अतः ए बी एम सी संरेख है। ठीक, इसका हम थोड़ा सा आपको मतलब भी समझा देते हैं, वैसे जो होता है बिना मतलब के हमको मजा नहीं आता है समझाने में। जैसे देखिए अगर कोई एक वेक्टर यहाँ पर ये है आई कैप 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है, आई कैप 4 जे कैप माइनस 4 के कैप मान लेते हैं, ये वेक्टर अपना है। दूसरा वेक्टर भी सेम यही मिल गया, दूसरा वेक्टर भी हमको सेम ये मिल गया, हमको डायरेक्शन से नहीं मतलब है। तीसरा वेक्टर इसका अपोजिट यानी 2 टाइम्स मिल गया, इसका 2 टाइम्स मिल गया, 2 टाइम्स यही वेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर आपस में क्या चीज है, आप कहेंगे संरेख है। संरेख तो मैं बहुत अच्छे प्रकार से समझाया हूँ, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, तो ये तीनों के तीनों संरेख है, इसलिए हमने ये समझा दिया। चलिए इसको रहने देते हैं, आप लोग बाद में समझ सकते हैं। दर्शाइए कि सदिश इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये तो मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में भी हम छोड़ा था और उसके बाद एक में बता दिया था, गलती से बताना तो नहीं चाह रहे थे। देखिए आपको करना क्या है, यहां पर जो ए बी सी दिए हैं आपको, ठीक है, सबसे पहला तो आप क्या काम करेंगे, ए बी दिए, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। ठीक, ए बी सी दिया क्योंकि ये बोल रहा है, देखिए दर्शाइए कि सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। देखिए अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए सभी का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए लिखा है 2 आई कैप जे कैप के कैप और आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये चीज, और 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ओके, ये चीजें हैं। उनके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे ये वेक्टर का डिस्टेंस, यानी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। तीनों वेक्टर निकालने के बाद किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर 90 डिग्री बन गया तो आप तुरंत कह देंगे हाँ ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बना रहे हैं। ठीक भाई, एक तो ये काम कर सकते हैं 90 डिग्री वाले का केस, या तो अगर 90 डिग्री का किस्सा नहीं चलाना चाहते हैं तो आपको एक चीज और पता होगा, क्या चीज, कि सबसे बड़ी वाली साइड का जो आएगा ए बी, मान लेते हैं कि अगर ये ए बी बी सी बी सी माने, तो बी सी का जो होल स्क्वायर आएगा वो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होता है। दोनों केस में आप जो मन करे वही लगा लीजिएगा, एक बार इसे कीजिएगा। अगर नहीं आएगा, वैसे जब हम इसको अपलोड करेंगे पीडीएफ आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल पर, आकाश स्टडी पॉइंट चैनल का व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आप लोग इस चीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहां से हम इस चीज को बता देंगे कि आप लोग जाकर वहां पर पीडीएफ ले सकते हैं। आकाश स्टडी पॉइंट व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर हम पीडीएफ आपको लेना रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद चले जाइएगा, हम वहां भेज देंगे। देखिए ये प्रश्न थोड़ा छोटा सा समझ लीजिए। ये प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, अगर कोई शून्येतर सदिश ए है, इसका परिमाण क्या है, ए है, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हमको क्या दिया है, जहां तक अभी तक की बात क्या है कि ए का परिमाण ए दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए, ये क्वेश्चन में गिवन डेट है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा कोई क्या है, एक शून्येतर अदिश है। ठीक है, तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है। अब ये बताइए, अगर लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, इस प्रकार से लैम्डा ए एक क्या है, मात्रक सदिश है, तो इसका मैग्नीट्यूड एक हो जाएगा। और इसको अगर हम अलग अलग कर ले, चलिए इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक कर लिए, तो ये बोल रहे हैं कि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश, ये इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यहां से अगर हम देखें, अब लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आप कहेंगे ए इक्वल टू एक, यही तो हमने अभी तक देखा है। तो ए का मान, अब देखिए ये इतना यहाँ पर खेला हो गया, यानी ये चीज आ गया, इस चीज को मैं यहाँ पर ये रूप में लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लैम्डा बराबर एक आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वेक्टर यहाँ पर ये एक आ गया है। जैसे लैम्डा बराबर एक पहला वाला आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज है ए, ये कहाँ जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस एक भी नहीं आएगा। ए बराबर लैम्डा ए आने का कोई चांस ही नहीं है, ए बराबर एक बटा लैम्डा आ सकता है। तो यानी अतः आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर यही रहने देते हैं। वैसे काफी बड़ा लेक्चर हो गया होगा, तो लेकिन आप लोग मेहनत अगर यहाँ तक आ गए हैं तो समझ लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बता देंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर सभी बातें होंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर आए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक चीज, इसका नोट के लिए आकाश स्टडी पॉइंट व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहां पर हम इसको सेंड कर देंगे, आप लोग वहां ले सकते हैं नोट। ठीक है, तो फिर चलते हैं।